हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रेशमा अपने घर में अपने भाई नीरज और अपनी माँ दिया के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन रेशमा के लिए अतुल नाम की एक लड़की का रिश्ता आता है, जो कि उसको देखने के लिए अपनी माँ काजल और बहन आरती के साथ आता है। रेशमा को देखते ही अतुल को रेशमा भा जाती है और रिश्ता पक्का हो जाता है। तो वहीं दूसरी ओर आरती खुशी से अपनी होने वाली भाभी को गले लगाती है और बोलती है, भाभी, आपके आने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। वैसे आपका रूम कौन सा है? हम दिखा देते हैं आपकी भाभी का रूम। ये हम ननंद भाभी की बात है, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? कोई बात नहीं साले साहब, हम है ना, आप हमें दिखा दीजिए। चारों रेशमा के रूम में जाते हैं और दोनों की फैमिली उनकी शादी की डेट निकालने लगती है, जहां सब आपस में बात करते हैं, पर रेशमा बहुत कम ही बोलती है। अतुल रेशमा के पास जाकर बोलता है, आपके लिए एक शायरी है, आप बोलो तो सुनाऊं? मेरे लिए शायरी? सुनाइए सुनाइए। वैसे मेरे पास भी एक शायरी है आपके लिए। भाभी, आप जितनी शर्मीली और कम बोलती है ना, आपका भाई उतना ही ज्यादा। और मिस्टर, आप अपनी ये शायरी बंद करिए सुनाना। अभी भैया को भाभी के लिए शायरी सुनाने दीजिए। तो भैया जल्दी से शुरू हो जाइए अब। उस चांद को बहुत गुरूर है कि उसके पास नूर है, अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि मेरे पास कोई नूर है। वाह जीजू, क्या शायरी है। पर अब मेरी बारी है सुनाने की। अरे आरती जी, शायरी तो अब शुरू होगी, जरा गौर फरमाइएगा। तो अर्ज किया है, तू मेरी बेबी, मैं तेरा सोना, डरती क्यों है पागल, तुझे तो मेरा ही है होना। ये तुम्हारी शायरी है जनाब, बड़ी ही बकवास है। बहुत बदमाश हो गया है तू। हाँ भाभी, बिल्कुल सही किया आपने, कुछ ज्यादा ही बोले जा रहे हैं ये। आप ये क्या बोल रही है? एक तो आपके लिए इतनी अच्छी शायरी लिखी और आप अरे, आप तो बुरा ही मान गए। अच्छा चलो, अब मैं एक शायरी सुनाती हूँ। बातों में हो मिठास तो लगता है बंदा नेक, बातों में हो मिठास तो लगता है बंदा नेक, कड़वी बातें भूल जाइए, हैव सम चॉकलेट केक। वाह वाह आरती जी, वाह वाह, इसी बात पे हाजिर है आपका केक। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा भैया, अब आपकी बारी, चलिए भाभी के लिए एक शेर सुनाइए। हाँ जीजू, एक और हो जाए बढ़िया सा मेरी बहन के लिए। चलो ठीक है। खोया हूँ तुम्हारे ख्यालों में, जमाने का कोई होश नहीं, न समझो मुझे दीवाना, इतना भी मैं मदहोश नहीं। उन चारों की हंसी मजाक और शायरी का सिलसिला चल ही रहा होता है कि तभी बाहर से काजल और दिया आवाज लगाते हैं और चारों बाहर जाते हैं, जहां उनको पता चलता है कि रेशमा और अतुल की शादी की डेट निकल चुकी है और अगले महीने के 15 तारीख को उनकी शादी है। डेट निकल जाने के बाद काजल अपने बेटे और बेटी के साथ घर चली जाती है, जहां रेशमा और अतुल एक दूसरे से फोन पर बात किया करते, तो वहीं आरती और नीरज भी एक दूसरे को पसंद करने लगती हैं। कुछ ही दिनों में रेशमा और अतुल की शादी हो जाती है। शादी के बाद वो अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां एक अच्छी बहू की तरह संभाल लेती है, पर दोनों की फैमिली आरती और नीरज की नजदीकियों से अनजान अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। और एक दिन आरती और नीरज एक होटल में मिलते हैं, जहां नीरज उससे बोलता है, कितना टाइम लगा दिया आने में, पता है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। क्या करूं, सबकी नजर से छुपकर जो आना पड़ता है तुम्हारे पास। तो दीदी को बता दो ना सब कुछ, या मैं ही बताऊँ उन्हें? भाभी को बता तो दूं, पर तुम्हें पता है ना भैया कैसे हैं, वो हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका कहना तो ये है कि एक रिश्तेदारी में बस एक ही शादी होनी चाहिए, एक जगह सारे रिश्ते नहीं बनाए जाते। और भाभी तो तुम्हारी बहन है ना। दीदी सब संभाल लेंगी, बिलीव मी। दोनों बातें करते करते एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। वहीं रेशमा आरती को फोन करती है और बोलती है, आरती तुम कहाँ हो? तुम्हारे भैया कब से तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, तुम जल्दी आओ, मैं और देर तक उनका गुस्सा नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी, और प्लीज
कहीं भी जाती हो तो बाबू कम से कम मुझे तो बता दिया करो। भाभी मैं बस 10 मिनट में आ रही हूँ, प्लीज आप भैया को संभाल लो ना। इतना बोल आरती फोन रख देती है और नीरज जल्दी से उसको घर छोड़ अपने घर चला जाता है। डरते हुए आरती अंदर जाती है और घर में अंधेरा देख बोलती है, माँ, भैया, भाभी, आप सभी लोग कहाँ हो और घर में इतना अंधेरा क्यों है? सरप्राइज! आरती, तुमने जर्नलिज्म का एग्जाम फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। ये रहा तुम्हारा रिजल्ट। और कॉल पर जो मैंने तुम्हें बोला उसके लिए सॉरी। हाँ, अब मेरी बच्ची का सपना दूर नहीं है। आरती यह जान बहुत खुश होती है और टाइम मिलते ही वो ये खबर नीरज को देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आरती को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात वो तुरंत नीरज को बताती है, जिस पर नीरज बोलता है, आरती मान जाओ मेरी बात, आखिर कब तक हम ऐसे ही सच छुपाएंगे? एक ना एक दिन तो सच सबके सामने आ ही जाएगा। कोई नहीं मानेगा नीरज, और जैसे ही सबको यानी कि भैया और माँ को पता चलेगा हमारे इस रिश्ते के बारे में, वो दोनों मिलकर मेरी शादी किसी और से करवा देंगे। उसकी ये बात सुन और आरती की प्रेगनेंसी को देख नीरज उससे मंदिर में जाकर शादी कर लेता है और बोलता है, तुम और मैं अब एक हैं आरती, और अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अब चलो मेरे साथ, चलकर सबको सच बता देते हैं। नीरज और आरती हिम्मत करके अतुल के पास जाते हैं। नीरज को देख अतुल बहुत खुश होता है और उससे बोलता है, अरे आओ आओ साले साहब, आज कैसे आना हुआ? थोड़ी देर बाद आरती भी उसके सामने आती है और उसके माथे पर सिंदूर, और उन दोनों को एक साथ देख अतुल के होश ही उड़ जाते हैं और अतुल बोलता है, तो आज साले साहब मेरे जीजा बनकर आए हैं, पर मेरी एक बात तुम दोनों सुन लो, मैं नहीं मानता तुम्हारे इस रिश्ते को। साले साहब निकलो और आरती से दूर हो जाओ, तुम मेरे कभी जीजा नहीं बन सकते, समझे? आरती रोते हुए अपने घर वालों को सारा सच बताती है, पर अतुल अपने गुस्से के आगे कुछ नहीं देखता और दोनों को अपनी नजरों के आगे से दूर कर अपने रूम में जाकर अपनी बीवी से बोलता है, तुम्हारा भाई एक नंबर का गिरा हुआ इंसान है जो हर लड़की पर लाइन मारता है, और आज उसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे भाई ने आपकी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं की है, वो उससे सच्चा प्यार करता है, तभी उसने उससे शादी की है। अगर वो गिरा हुआ इंसान होता ना, तो इस हालत में वो आरती से शादी करने के बजाय उसे छोड़ देता। और दोनों बड़े समझदार हैं जी, अपनी लाइफ का फैसला लेने का हक है उन दोनों को। मैं उनके साथ हूँ, आप बस कीजिए। अरे बहू, मैं भी अपनी बेटी और दामाद के साथ हूँ, हम सब इसके साथ हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और समय के साथ साथ अतुल भी पुरानी बातों को भूलने लगता है। कुछ ही दिनों में आरती एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है और उस बच्ची को देख अतुल का सारा गुस्सा और शिकायतें दूर हो जाती हैं और वो नीरज को अपने जीजा के रूप में अपना लेता है। और इसी तरह उन चारों की जिंदगी में एक बार फिर खुशियों की बरसात हो जाती है और सब अपने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। रूपाली मधुपुर गांव की रहने वाली थी, जहां वो अपने काका के साथ मिलकर बांस बिरयानी बनाने का काम किया करती, जिसकी शादी अमृतसर में रहने वाले शौर्य नाम के लड़के से होती है। उसे बांस बिरयानी बनाने और खाने का बहुत शौक था। अब शहर में बांस कहाँ मिलेगा, उसे कुछ पता नहीं था। तभी एक दिन सुबह के समय वो हॉल में बैठी ये सोच ही रही थी कि तभी उसकी सास ममता वहाँ आकर कहती है, क्या बात है बहू, तू ऐसे क्यों बैठी है, कोई परेशानी है क्या? क्या करूं, माँ जी को कहूँ कि मुझे बांस बिरयानी खाने का मन कर रहा है या नहीं, कहीं वो ये ना सोचे कि आते ही अपनी डिमांड बताने लगी। माँ जी, नाश्ते में क्या बनाऊं, यही सोच रही थी। बहू, इसमें सोचना क्या है, तेरा घर है, जो मन करे वो बना ले। वैसे भी मैंने सुना है तू खाना बहुत अच्छा बनाती है। ऐसी बात नहीं है माँ जी, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। माँ जी से पूछूं क्या, शायद इनको पता हो। अच्छा माँ जी, एक बात बताइए, यहाँ बांस कहाँ मिलता है? बहू, तू सुबह सुबह बांस क्यों पूछ रही है, और तुझे बांस का क्या काम है? माँ जी, मुझे बिरयानी बनानी है इसीलिए। हाँ तो ठीक है, बना ले, लेकिन उसमें बांस का क्या करेगी तू? कुकर है, कढ़ाई है, बर्तन नहीं दिखेगा तुझे किचन में, बना ले।
माँ जी आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। मुझे बांस बिरयानी खानी है। बहू, ये क्या होती है और ये कैसे बनती है? मैंने आज तक बिरयानी तो सुनी थी, लेकिन ये बांस बिरयानी क्या होती है? माँ जी ये बांस के डंडों पर बनाई जाती है। आप एक बार खाकर देखिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी। ठीक है, वो जब बनेगी तब देखेंगे, लेकिन अभी तो तू नाश्ता बना ले। आज शौर्य को ऑफिस नहीं जाना है, तो क्या तू नाश्ता भी नहीं बनाएगी? मुझे पता था यही होगा। जी माँ जी अभी जाती हूँ। रूपाली इतना कहकर किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगती है। कुछ समय बाद शौर्य अपने कमरे से आकर हॉल में बैठकर अखबार पढ़ने लगता है। तभी रूपाली उसके लिए चाय लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ कहो, क्या बात है? आपको पता है कि यहाँ बांस कहाँ मिलता है? या तो आप मुझे ला दीजिए या बता दीजिए कहाँ मिलती है, मुझे खानी है। क्या बांस? आप मजाक कर रहे हैं मुझसे? मैं बांस खाने की नहीं बल्कि बांस बिरयानी खाने की बोल रही हूँ। अरे यार, अब मैं तुम्हारे लिए बांस कहाँ से ढूंढूं? सिंपल बिरयानी खाओ तुम बस। आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, कोशिश करूंगा। तुम मुंह मत बनाओ, जाके जल्दी से तैयार हो जाओ, राशन लेने के लिए मार्केट जाना है। बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, बस अभी आती हूँ। कुछ समय बाद शौर्य और रूपाली बाइक पर बैठकर मार्केट के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर वो सारा सामान लेने के बाद मार्केट से लौटते हुए शौर्य अपनी बाइक को रास्ते में आने वाले जंगल की तरफ मोड़ लेता है। तभी रूपाली कहती है, आप ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? इस तरफ तो जंगल ही जंगल है। तुम्हें जंगल छोड़ने जा रहा हूँ। अरे पागल औरत, ये रास्ता थोड़ा लंबा है, साथ में थोड़ा और टाइम मिल जाएगा। मार्केट तो सिर्फ बहाना था। आपको टाइम स्पेंड करने के लिए शाम का ही समय मिला था। जल्दी चलिए, वैसे भी ये रास्ता बहुत सुनसान दिख रहा है। शौर्य और रूपाली आपस में बातें करते हुए बाइक से जा ही रहे थे कि अचानक रास्ते में उनकी बाइक खराब हो जाती है और वो अपनी मदद के लिए आसपास नजर घुमाते हैं। तभी उन्हें जंगल में एक रोशनी नजर आती है और जब वो जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि कुछ लोग आग जलाकर वहाँ बैठे हैं। तभी शौर्य उन लोगों से कहता है, देखिए, हमारी आधे रास्ते में बाइक खराब हो गई है। अगर आप लोग हमारी कुछ मदद कर सकते हैं तो बहुत मेहरबानी होगी। देखिए, हम खुद यहाँ फंसे हुए हैं और अभी शाम के समय यहाँ कुछ मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो आप हमारे साथ रुक सकते हैं। हाँ, ये सही कह रहे हैं। हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, बल्कि जितने लोग होंगे उतना ही अच्छा होगा। वैसे शौर्य जी, ये लोग ठीक कह रहे हैं। शाम हो गई है, इस टाइम हमारा इधर रुकना ठीक नहीं होगा। हाँ, बात तो सही है। इस टाइम हमें ना ही तो कोई जगह मिलेगी और ना ही मदद के लिए लोग। शौर्य इतना कहकर रूपाली को वहीं लेकर उनके साथ बैठ जाता है। कुछ समय बाद रात होती है और सबको जोरों से भूख लगनी शुरू होती है। सभी लोग भूख से बेहाल होकर आपस में खाने की बातें करने लगते हैं। तभी रूपाली को अपने पास रखे राशन का ख्याल आता है और वो सबसे कहती है, अगर आप लोगों को खाना चाहिए तो बांस की लकड़ी ढूंढते हैं एक साथ मिलकर। उसके बाद खाना देने की जिम्मेदारी मेरी है। अरे अब इस टाइम हम बांस कहाँ से ढूंढेंगे? जंगल है, यहाँ इतने पेड़ हैं, मिल जाए शायद। एक बार देखने में क्या जाता है, भूखे मरने से तो अच्छा ही है। जी, आप बात तो सही कह रही हैं, हमें देखना चाहिए। लेकिन आप बनाएंगी क्या? मैं बांस में बिरयानी बनाऊंगी। बांस बिरयानी? मैंने पहले तो इसका नाम नहीं सुना है। सच में इस टाइम हमें बांस से बिरयानी खाने को मिलेगी? वैसे आपको इसके बारे में पता कैसे चला? मैंने बांस की बिरयानी अपने काका से सीखी है। उन्हें बांस की बिरयानी बनानी बहुत अच्छे से आती थी और हमारे पूरे गांव में उनकी बिरयानी बहुत फेमस थी। रूपाली की बात सुनकर सब लोग बांस की लकड़ियों को ढूंढना चालू करते हैं। कुछ समय बाद शौर्य की नजर एक बांस के पेड़ पर जाती है और वो लोग जैसे तैसे बांस का एक डंडा काट कर रूपाली को देते हैं, जिसके बाद वो उस डंडे को 4 टुकड़ों में करके उसमें अपने राशन में से लाए चावल, पानी, पनीर और कुछ मसाले डालकर एक तरफ से बहुत सारे पत्तों से उसका मुंह बंद करके उस बांस को कम आग में रख देती है। और कुछ समय बाद जब वो उन बांस को आग से निकालकर ठंडा होने के लिए रखते हैं, थोड़ी देर बाद वो बिरयानी को बांसों से निकालकर केलों के पत्तों पर डालकर खाने को देती है। और जैसे ही सब लोग बिरयानी खाते हैं तो उसके स्वाद में खो जाते हैं। तभी शौर्य कहता है, सच में मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी अच्छी बिरयानी बना लेती हो। मैंने बर्तनों में बनी हुई बिरयानी तो खाई थी, लेकिन बांस बिरयानी आज पहली बार खाई है। अरे सच में आपने तो कमाल कर दिया। इस जंगल में जहाँ हमें सूखी रोटी नसीब नहीं थी, वहाँ आपने हमें बांस बिरयानी खिला दी रे। सच में थैंक यू।
हमारा पेट भरने के लिए। और दूसरी बात, हम लोग एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और हमें लगता है कि आपकी ये बांस बिरयानी से हमें बहुत फायदा होगा, इसलिए हम आपको ये ऑफर दे रहे हैं ताकि आप भी अपने दम पर कुछ कर सकें और अपने हुनर को आगे ले जा सकें। इसलिए आप अपनी ये बांस बिरयानी की रेसिपी को हमारे रेस्टोरेंट के मेन्यू में शामिल कर लीजिए। लेकिन गांव में बांस आसानी से मिल जाते थे, लेकिन यहाँ मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं। आप उसकी चिंता मत करिए, बांस भी मैं आपको अपने सप्लायर के थ्रू मंगवा दिया करूंगा। आपको सिर्फ हमारे लिए काम करना है। ये लीजिए हमारा कार्ड, आप सोचकर आंसर करिएगा। देखिए आपसे बात करते करते तो सुबह हो गई, अब हम चलते हैं। उनके जाने के बाद शौर्य और रूपाली भी लिफ्ट लेकर अपने घर लौट आते हैं, जहां ममता उन दोनों को देखकर कहती है, बहू राशन लेने 7 समंदर पार चली गई थी क्या, जो पूरी रात लग गई? और तू एक फोन नहीं कर सका मुझे कि माँ आप परेशान मत हो, हम रात को नहीं आएंगे। कहाँ थे तुम दोनों रात भर? मेरा तो कलेजा बाहर आ गया था यह सोच सोच कर। ममता के पूछने पर शौर्य उसे जंगल की सारी बात बताता है, जिसे सुनने के बाद ममता रूपाली से कहती है, क्या बात है बहू, तू तो न केवल बांस बिरयानी खाने वाली निकली बल्कि बनाने वाली भी निकली। अब जब सब इतनी तारीफ कर ही रहे हैं तो कभी मुझे भी बनाकर खिला दे बांस बिरयानी, मैं भी तो चखूं उसका टेस्ट। अरे माँ, आप एक बार की बात कर रही हो, अब तो रोज बनेगा। मैडम को रेस्टोरेंट से ऑर्डर मिला है, अब तो देखना कुछ दिनों में ही इनकी बिरयानी फेमस हो जाएगी और आप बांस बिरयानी बनाने और खाने वाली बहू की सास के नाम से फेमस हो जाओगी। माँ जी, फिर मैं उन लोगों को फोन करके हाँ कह दूँ जॉब के लिए? आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है ना? अरे जब सारी चीजें तुम्हें घर में ही मिल रही है तो तुम्हें सिर्फ बनाना ही तो है, इससे अच्छी कोई जॉब तो हो ही नहीं सकती। हाँ बहू, अपने ससुराल वालों के सपोर्ट से रूपाली उन लोगों को फोन करके बांस बिरयानी बनाने का काम करने के लिए हामी भरती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और समय के साथ उसकी बांस बिरयानी की रेसिपी फेमस होने लगती है, जिसके बाद उसे और भी रेस्टोरेंट से ऑर्डर मिलना शुरू होते हैं, जिससे उसका बांस बिरयानी खाने का और बनाने का दोनों सपना पूरा होता है। प्रिया एक बहुत ही आलसी लड़की थी। वैसे तो वो कोई भी काम नहीं करती थी, लेकिन अगर उसके आगे आलू भुजिया का नाम ले दो तो बस फिर क्या था, फिर तो वो किसी का कोई भी काम करने को तैयार थी। जी हाँ, उसे आलू भुजिया खाने की बहुत बुरी आदत थी। उसकी इस आदत से उसकी माँ और उसके दोस्त भी परेशान थे। वो जब देखो तब आलू भुजिया ही खाती, यहाँ तक कि वो खाना खाते समय भी उसमें भी आलू की भुजिया मिलाकर खाती। ऐसे ही गुजरते वक्त के साथ प्रिया का जन्मदिन आता है, जिसमें उसके सभी दोस्त उसके घर आते हैं। सारी तैयारियां हो चुकी थी, तभी उसकी माँ केत की उससे कहती है, अरे बेटा, अब जल्दी केक काटो, सभी लोगों को बहुत जोरों से भूख लगी है। बस 2 मिनट, अभी आई। अरे अब कहाँ जा रही हो? इतना कहकर प्रिया अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ से एक आलू भुजिया का पैकेट लेकर आती है और उसे पूरे केक पर डाल देती है। तभी केत की कहती है, अरे ये तेरी नास पिटी आलू भुजिया तो फिर ले आई। अरे ये क्या तूने इस केक पर क्यों डाल दिया? अब कौन खाएगा इसे? माँ, मुझे तो केक ऐसे ही पसंद है, और अगर कोई नहीं खाएगा तो मैं हूँ ना, मैं खा लूंगी ये सारा केक। बस फिर क्या था, प्रिया केक काटती है और सभी को खिलाती है, लेकिन किसी को केक पसंद नहीं आता और सब लोग वहाँ से बिना केक खाए ही चले जाते हैं। लेकिन प्रिया उस केक को अपने कमरे में ले जाती है और बड़े चाव से खाती है। अगली सुबह उठकर प्रिया कॉलेज के लिए तैयार होती है और नाश्ते के लिए आती है। ये ले चाय, जल्दी पी ले, वैसे ही आज तो कॉलेज के लिए लेट हो चुकी है। माँ, मुझे ये चाय नहीं पीनी, आप तो मेरे लिए रात का बचा हुआ केक ले आओ, आलू की भुजिया वाला। कभी तो आलू भुजिया के अलावा कुछ और खा लिया कर, जब देखो बस ये आलू भुजिया ही खाती रहती है। खाती तो हूँ माँ। हाँ पता है, उसमें भी आलू भुजिया मिलाकर। केत की रसोई में से आलू भुजिया वाला केक लाकर प्रिया को देती है और बोलती है, ये ले खा ले अपना केक, क्योंकि और कोई तो इसे खाने से रहा। माँ एक काम करो, ये केक मेरे टिफिन में पैक कर दो, मैं लंच में ऐसे ही खा लूंगी। ठीक है मेरी माँ, जितना मन करे तू खा, हमारी कौन सा तू वैसे भी सुनती है। अब प्रिया भी कॉलेज पर ये केक लेकर जाती है। कॉलेज में वो अपने सभी दोस्तों को केक देती है, लेकिन केक पर आलू भुजिया होने की वजह से वो केक किसी को पसंद नहीं आता। साथ ही प्रिया अपने बॉयफ्रेंड रोहित को भी वो केक ऑफर करती है, जिसे देखकर रोहित कहता है, तुम इस केक में भी आलू भुजिया भर कर लाई हो? तुम्हें तो पता है ना मुझे आलू भुजिया कितनी पसंद है। तुम ही खाओ ये आलू भुजिया वाला केक, मुझे नहीं खाना। ठीक है मत खाओ,
लेकिन मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट तो दो। लाए हो ना तुम या भूल गए? लाया हूँ, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। इतना बड़ा तोहफा? वैसे इसमें है क्या? इसमें तुम्हारी फेवरेट चीज है। फिर तो जरूर इसमें आलू भुजिया ही होगी। हाँ, इसमें तुम्हारे लिए हर तरह की आलू भुजिया है, तीखी, खट्टी और मसालेदार। सच्ची तुम बहुत अच्छे हो रोहित। एक तुम ही हो जो मुझे समझते हो, बाकी सब तो मुझे आलू भुजिया खाने से मना करते हैं। अपना गिफ्ट लेकर प्रिया घर आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। प्रिया हमेशा ही अपने कमरे में बैठकर आलू भुजिया खाती। उसकी माँ उसकी इस बुरी आदत से परेशान थी। एक दिन प्रिया बाथरूम में नहा रही थी और वो बाथरूम से अपनी माँ को आवाज लगाती है। माँ, माँ जल्दी आओ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? और तू है कहाँ? माँ मैं बाथरूम में हूँ। बाथरूम में है तो मुझे क्यों बुलाया नहलाने के लिए? अरे माँ, मैं बाथरूम में कपड़े ले जाना भूल गई, जरा अलमारी से निकाल के दे दो। हाँ रुक, अभी दे रही हूँ। केतकी प्रिया के लिए कपड़े निकालने अलमारी के पास जाती है और जैसे ही केतकी अलमारी खोलती है तो उस पर बहुत सारे आलू भुजिया के पैकेट गिरते हैं, जिसके चक्कर में केतकी भी घबरा के बहुत जोर से जमीन पर गिरती है और बोलती है, अरे मर गई रे, हाय मेरी कमर। प्रिया तुरंत बाथरूम से तौलिया लपेटे भागते हुए बाहर आती है और कहती है, क्या हुआ माँ, आपको लगी तो नहीं? आग लगे तेरी इस आलू भुजिया में। ले पहन ले ही नहीं। और तूने इतनी सारी आलू भुजिया किस खुशी में रख रखी है? अरे माँ, वो तो मैं थोक से ले आई थी, इकट्ठी, बहुत सारी सस्ती पड़ गई थी। हे भगवान, लगता है मैं तो किसी दिन पागल हो जाऊंगी तेरी इस आलू भुजिया के चक्कर में। इतना कहकर केतकी वहाँ से चली जाती है और प्रिया पूरे कमरे में बिखरे आलू भुजिया के पैकेट्स को उठाकर दोबारा अलमारी में रखने लगती है। कुछ दिन और ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन प्रिया अपने कमरे में बैठकर आलू भुजिया खा रही थी। तभी वो अपने मन में सोचती है, मैंने आलू भुजिया को हर तरीके से खा लिया, चाय में डालकर, कॉफी में डालकर, रोटी में लपेटकर, केक में भी खा लिया, अब किस नए तरीके से खाऊं? तभी प्रिया की माँ आकर उससे कहती है, प्रिया अभी भी बैठकर यही खा रही हो? तो मैं क्या करूं? मैं अगर ये नहीं खाती ना तो मुझे ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। दिलवाऊं तुझे अभी ऑक्सीजन? चल अब गर्मी हो रही है, जा जाकर सबके लिए रूह अफ़ज़ा बना ला। रूह अफ़ज़ा? हाँ जा, रसोई में रखा है, बना ले। प्रिया रसोई से रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए जा ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो खुद से कहती है, यार एक तो इतनी गर्मी हो रही है और आलू भुजिया भी खानी है, क्यों ना आलू भुजिया को ही रूह अफ़ज़ा में मिलाकर आलू भुजिया रूह अफ़ज़ा बना लूं? ये सोचकर प्रिया रसोई में जाती है और एक ग्लास में थोड़ा सा दूध डालती है और पानी डालती है, थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा मिलाती है और फिर अपने कमरे में से एक पैकेट आलू भुजिया लाकर उसमें डालती है और उसे जमाने के लिए फ्रिज में रख देती है और अपनी माँ को नॉर्मल रूह अफ़ज़ा बना कर देती है। अब 3 घंटे बाद प्रिया रसोई में आती है, फ्रिज खोलती है और उसमें से रूह अफ़ज़ा वाला ग्लास निकालकर देखकर कहती है, अरे ये दिखने में कितना अजीब लग रहा है, पर कोई बात नहीं, मुझे पता है खाने में तो इसका स्वाद बढ़िया ही होगा। आखिरकार इसमें मेरी फेवरेट आलू भुजिया जो है। प्रिया उस जमे हुए आलू भुजिया रूह अफ़ज़ा को खा लेती है, लेकिन वो उसे स्वाद में बिल्कुल नहीं भाता। अगले दिन सुबह अचानक प्रिया के पेट में बहुत दर्द होता है और वो अपनी माँ को कहती है, माँ जल्दी आओ। केतकी प्रिया के कमरे में आकर कहती है, अब क्या हो गया? आलू भुजिया खत्म हो गई तेरी, जो गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है? नहीं माँ, देखो ना, सुबह से मेरे पेट में बड़े जोर का दर्द हो रहा है। अभी तक तो ठीक थी, जरूरी है उन आलू भुजिया की वजह से हो रहा है। मैं मना करती हूँ लेकिन तेरी समझ में कहाँ आता है? माँ मुझे नहीं पता किस वजह से हो रहा है। हाँ बस आलू भुजिया की बुराई मत करो इसके सामने। हाय, मुझे जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, इस दर्द से मेरी जान जा रही है। हाँ रुक, चलते हैं। केतकी प्रिया को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर उसका पूरा पेट अच्छे से चेक करके कहता है, बेटा तुम्हारे पेट में तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, ऐसी कौन सी चीज खाती हो तुम? डॉक्टर साहब, यह आलू भुजिया खाती है, बहुत ज्यादा, वो भी। हम तो समझा समझा कर परेशान हो गए, ये हमारी बात मानती ही नहीं है, आप ही समझाइए इसे जरा। प्रिया बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं है, इस उम्र में तुम्हें हेल्दी चीजें खानी चाहिए, जैसे फल और हरी सब्जियां। ये पैकेट में पैक हुई चीजें पता नहीं कितनी पुरानी होती हैं और इनका तुम्हारी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ डॉक्टर साहब। तो वादा करो अपनी माँ से कि तुम आज के बाद ज्यादा आलू भुजिया नहीं खाओगी।
नहीं नहीं, और खा ले मेरी प्यारी बेटी। बता, तेरे लिए आलू भुजिया वाली गोलियां मंगवा दूं या आलू भुजिया वाली सिरप या इंजेक्शन? और कुछ चाहिए तो वो भी बता सकती है, या और आलू भुजिया ले आऊं? नहीं माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद आलू भुजिया को हाथ नहीं लगाऊंगी। बस मुझे इस हॉस्पिटल से घर ले चलो। केत की दवाई दिलवाकर प्रिया को अपने घर लाती है और अब प्रिया को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था, इसीलिए अब वो आलू भुजिया कभी कभार ही खाया करती, वो भी तब जब उसका बहुत ज्यादा मन होता। और अब उसने हेल्थी चीजें खाना शुरू कर दिया और तो और लोगों को भी हेल्थी टिप्स देना शुरू किया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।